नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजी ट्यूटोरियल की इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता होगा जो प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम होने वाला है उसमें साइंस से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को मैं बना रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैंने साइंस के और बहुत सारे प्रश्न करा दिए हैं, तो अगर आपने उन सभी प्रश्नों को नहीं देखा है तो निश्चित ही हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। साथ ही साथ मैंने प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन जियोग्राफी इसके प्रश्नों को भी कराए हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके बिल्कुल देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। पहला प्रश्न में बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है रुमेन क्या है। ऑप्शन दिया गया है गाय की ग्रहणी का प्रथम भाग, दूसरा आंत का वह क्षेत्र जहां जुगाली का निर्माण होता है, तीसरा भोजन संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक कक्ष, और चौथा अन्न प्रणाली की एक थैली जैसी संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रुमेन क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, भोजन संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक कक्ष, ठीक है। रुमेन क्या होता है, तो रुमेन क्या होता है आपका भोजन संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक कक्ष होता है। गाय, भेड़ और बकरी जैसे जुगाली करने वाले जानवरों में रुमेन अमाशय का एक बड़ा कक्ष होता है। किसमें गाय हो जाएगा, गाय के बाद आपका भेड़ हो जाएगा, भेड़ के बाद आपका बकरी हो जाएगा। तो गाय, भेड़, बकरी जैसे जुगाली करने वाले जानवरों में जो रुमेन क्या होता है, रुमेन अमाशय का एक बड़ा कक्ष होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी रुमेन में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कवक जैसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन करने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। इसी रुमेन में क्या पाया जाता है, आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरिया के साथ साथ याद रखना है जब आपका प्रोटोजोआ के साथ साथ आपको याद रखना है कवक, और बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो सेल्यूलोज के पाचन में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। जो सेल्यूलोज के पाचन में सहायता प्रदान करते हैं, सेल्यूलोज के पाचन में क्या करते हैं जी, बोलो, सहायता प्रदान करते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर मैं मनुष्य के अमाशय की बात करूं, किसके, मनुष्य के अमाशय की बात करूं, तो मनुष्य के अमाशय में क्या भरा होता है, सांद्र HCl भरा होता है। क्या भरा होता है, सांद्र HCl, ठीक है। और मनुष्य का जो अमाशय होता है हमारे शरीर का एकमात्र अम्लीय भाग होता है। क्या होता है, एकमात्र अम्लीय भाग होता है। यहाँ सांद्र HCl भरा होता है जिसका pH लेवल 1.5 to 3 के रेंज में होता है। अब आप सभी को पता होगा कि अगर pH का वैल्यू 7 से कम होता है तो वो आपका एसिटिक नेचर अर्थात अम्लीय प्रवृत्ति को बताता है। तो मैंने क्या बोला कि जो मनुष्य का जो अमाशय है एकमात्र अम्लीय भाग होता है। क्यों अम्लीय भाग, क्योंकि अमाशय में सांद्र HCl भरा होता है और इसका pH 1.5 से 3 के बीच में होता है। अब जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ का pH अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय प्रवृत्ति को बताता है, ठीक है। तो जो मनुष्य का अमाशय एकमात्र क्या है, अम्लीय भाग है, यह ध्यान रखना है। और मनुष्य के शरीर में अमाशय क्या करता है, भोजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, साथ ही साथ भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। और मारने का काम कौन करता है, अमाशय में सांद्र HCl भरा होता है, वही भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, रुमेन क्या है, तो रुमेन भोजन संग्रहित करने के लिए अमाशय का कक्ष है। याद रखना गाय, भेड़, बकरी और जुगाली करने वाले जानवरों में जो रुमेन होता है वो क्या होता है, रुमेन अमाशय का एक बड़ा कक्ष होता है। और इसी रुमेन में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, आपका सूक्ष्म जीव जैसे आपका बहुत सारे जीव होते हैं जो सेल्यूलोज के पाचन करने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पहला त्रिज्या, दूसरा वक्रता केंद्र, तीसरा ध्रुव और चौथा फोकस। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुव, ठीक है। तो ध्रुव क्या होता है, ध्रुव दर्पण की सतह पर स्थित होता है और इसे आपका P से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव क्या होता है जी आपका, ध्रुव ये दर्पण की सतह पर, ठीक है, दर्पण की सतह पर स्थित होता है, दर्पण की सतह पर स्थित होता है। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, ध्रुव को आपका P से डिनोट किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करता हूँ वक्रता त्रिज्या, ठीक है, अगर मैं वक्रता त्रिज्या की बात करता हूँ तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं जी, R से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना है। और ये गोले की त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं और ये आपका गोले की त्रिज्या होती है। किसकी त्रिज्या होती है, बोलो, गोले की त्रिज्या होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ वक्रता केंद्र का तो ये क्या होता है, ये आपका गोले का केंद्र होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है आपका,
गोले का केंद्र होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ फोकस का, किसका, फोकस का, तो फोकस के बारे में ध्यान रखना है कि वह बिंदु होता है फोकस जिस पर गोलाकार दर्पण से परावर्तित होने के बाद प्रकाश किरणें संकेंद्रित होती है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो आपका जो फोकस होता है ये क्या होता है, वह बिंदु होता है जिस पर गोलाकार दर्पण से परावर्तित होने के बाद प्रकाश किरणें क्या होती है जी, आपका संकेंद्रित होती है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो केंद्र को क्या कहा जाता है, आपका ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुव। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आपका पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्रुव दर्पण की सतह पर स्थित होता है और इसे पी के रूप में दर्शाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ मैंने बता दिया आपको त्रिज्या के बारे में या वक्रता त्रिज्या के बारे में, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं जो आपका गोले की त्रिज्या होती है। वक्रता केंद्र के बारे में मैंने बता दिया, ये गोले का केंद्र होता है। फोकस के बारे में मैंने बता दिया, फोकस वह बिंदु है जिस पर गोलाकार दर्पण से परावर्तित होने के बाद जो प्रकाश किरणें हैं वो आपका संकेंद्रित होती है। सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हमारा ध्रुव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसकी फोकस दूरी किस रूप में व्यक्त की जाती है। जबरदस्त प्रश्न है जी, है ना। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, चलो अब जो जो वैल्यू हमको दिया है उसको लिखते चलते हैं। ठीक है, क्या दिया गया, देखो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना दिया है जी, आपको 30 सेंटीमीटर दिया है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इनकी फोकस दूरी किसके रूप में व्यक्त की जाती है। तो देखो, अगर मैं आपका फोकल लंबाई और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध का फार्मूला लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ देखो, फोकल लंबाई और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, वक्रता त्रिज्या के बीच अगर मैं संबंध का फार्मूला लिखता हूं तो इसका फार्मूला क्या है आपका, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका R/2। F इज इक्वल टू R/2। तो F इज इक्वल टू R का वैल्यू कितना दिया आपका, 30 सेंटीमीटर। याद रखना, ये आपका किसके बारे में बात हो रहा है, अवतल दर्पण। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण की बात हो रहा है इसलिए यहाँ पर -30 हो जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो F का वैल्यू कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, बात हो रही है अवतल दर्पण के, इसीलिए यहाँ पर मैंने माइनस का चिन्ह लगाया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसकी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर के रूप में व्यक्त की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं है। फोकल लंबाई और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, ध्यान रखना है। F इज इक्वल टू R/2। आर का वैल्यू तो दिया है आपका -30, मतलब 30 दिया है, लेकिन अवतल दर्पण की बात हो रहा है ना, तो माइनस हो जाएगा। तो -30/2 तो कितना हो जाएगा आपका, -15 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक संशोधक लेंस की शक्ति आपका +2.0 अब डायोप्टर में है तो यह एक क्या है, बताना है आपको। यदि एक संशोधक लेंस की शक्ति +2.0 डायोप्टर में है तो यह एक क्या है, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, ये आपको बताना है। जबरदस्त प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। देखो, यदि एक संशोधक लेंस की शक्ति +2.0 डायोप्टर में है तो यह कौन सा लेंस है, बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। हमेशा रखना, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई हमेशा धनात्मक होती है जी। ठीक है, उत्तल लेंस की जो फोकल लंबाई होती है, उत्तल लेंस की जो आपका फोकल लंबाई होती है, फोकल लंबाई वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है जी आपका, धनात्मक होती है। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तल लेंस हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना, लेंस की क्षमता को मापने की इकाई क्या होता है। अगर आपसे पूछेगा लेंस की क्षमता को मापने की इकाई, लेंस की क्षमता को मापने की इकाई क्या होता है, लेंस की क्षमता को मापने की इकाई, तो लेंस की क्षमता को मापने की इकाई क्या होता है, जब पर डाईऑप्टर होता है। क्या होता है, डाईऑप्टर। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे किसी को आपका निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, अवतल लेंस का। ठीक है, और आपका दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बोलो, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जितना भी चीज़ मैंने बताया आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है। हमारा क्वेश्चन ये था कि यदि एक संशोधक लेंस की शक्ति +2.0 डायोप्टर में है तो यह एक कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, और लेंस की क्षमता को मापने की क्या है, आपका डायोप्टर है। अगर निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को है तो उसको निवारण के लिए उसको अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारे नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जबरदस्त प्रश्न है। पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्रजनन बीज के माध्यम से हो सकता है, दूसरा प्रजनन बीजाणुओं के माध्यम से हो सकता है, तीसरा प्रजनन तनों के टुकड़ों के माध्यम से हो सकता है, और चौथा प्रजनन पौधे से अलग किए गए और कृत्रिम माध्यम में उगाए गए उत्तकों के माध्यम से हो सकता है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है, प्रजनन बीजाणुओं के माध्यम से हो सकता है। ये जो आपका कथन है ना, ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कभी भी आपका बीजाणुओं में भ्रूण नहीं होता है। ठीक है, याद रखना कभी भी बीजाणुओं में भ्रूण नहीं होता। बीजाणुओं में क्या नहीं होता है जी, आपका भ्रूण नहीं होता है। ठीक है, भ्रूण नहीं होता, ये आपको याद रखना है, भ्रूण नहीं होता। और ये फूलों द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं। जो बीजाणु होते हैं ना, इसमें भ्रूण नहीं होता, और ये फूलों द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं। फूलों द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है, प्रजनन बीजाणुओं के माध्यम से हो सकता है, जो कि गलत है। याद रखना आपका बीजाणुओं में भ्रूण नहीं होता है, और ये फूलों द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी प्रजनन बीज के माध्यम से हो सकता है, बिल्कुल सही है। प्रजनन तनों के टुकड़े के माध्यम से हो सकता है, बिल्कुल सही है। प्रजनन पौधे से अलग किए गए और कृत्रिम माध्यम में उगाए गए उत्तकों के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन प्रजनन बीजाणुओं के माध्यम से नहीं हो सकता, क्योंकि बीजाणुओं में भ्रूण नहीं होता है। ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का क्या अर्थ है, कार्बनिक पदार्थ पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है, दूसरा यह अपने रख रखाव के लिए उज्ज्वल ऊर्जा पर निर्भर नहीं है, तीसरा जैविक घटक में किसी भी जीव को जोड़ा हटाया नहीं जाता है, और चौथा जीव स्थानीय जैविक घटकों के प्रति अच्छी तरह अनुकूलित होते हैं। बताइए आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का क्या अर्थ होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जैविक घटक में किसी भी जीव को जोड़ा या हटाया नहीं जा सकता। इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि जैविक घटक में किसी भी जीव को जोड़ा या हटाया नहीं जा सकता। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मतलब सबका अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या सबका अपना एक स्थान है। किसी को आप जीव को जोड़ नहीं सकते या उसको हटा नहीं सकते, है ना। तो ये आत्मनिर्भर पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है, आर्द्र रस, पित्त रस, या अग्नाशय रस, या जठर रस। आपको बताना है कौन आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पित्त रस। ठीक है, और हमेशा से ध्यान रखना जी, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पित्त रस का जो निर्माण होता है आपका लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में। लेकिन इसका आपका संग्रहण कहाँ किया जाता है, पित्त रस का संग्रहण कहाँ किया जाता है, तो पित्ताशय में। कहाँ, पित्ताशय में। और पित्ताशय को क्या बोलते हैं, गॉल ब्लेडर। इसको गॉल ब्लेडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो आपका पित्त रस होता है, ये वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है जी, वसा का पायसीकरण। ये वसा का पायसीकरण करता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पित्त रस क्या करता है, हमारे शरीर के लिए क्षारीय माध्यम का निर्माण करता है। क्या करता है, क्षारीय माध्यम का। ठीक है, क्षारीय माध्यम का क्या करता है, निर्माण करता है। क्षारीय माध्यम का निर्माण करता है। अम्लीय माध्यम का निर्माण कौन करता है, अमाशय। अमाशय में सांद्र HCl पाया जाता है, जिसका pH से आपका 1.5 to 3 के रेंज में होता है, तो वो अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। और क्षारीय माध्यम का निर्माण पित्त रस करता है। ठीक है, ये आपका गहरे हरे गाढ़ा रंग का द्रव होता है। जो पित्त रस है गहरे हरे गाढ़ा रंग का द्रव होता है, जिसका निर्माण लीवर में होता है, लेकिन इसका संग्रहण पित्ताशय अर्थात गॉल ब्लेडर में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है, इसका सही आंसर आपका पित्त रस हो जाएगा। याद रखना, निर्माण लीवर में, लेकिन संग्रहण कहाँ होता है, पित्ताशय में। स्तनधारियों में वृक्क की तरह पौधे में परिभाषित उत्सर्जन तंत्र का भाग क्यों होता है। जबरदस्त प्रश्न है जी। स्तनधारियों में वृक्क की तरह पौधे में परिभाषित उत्सर्जन तंत्र का भाव क्यों होता है। मतलब पूछा जा रहा है कि जो पौधे में परिभाषित उत्सर्जन तंत्र का भाव क्यों होता है। ऑप्शन है पहला, क्योंकि पौधे अपशिष्ट पदार्थों का उत्पाद नहीं करते हैं, दूसरा क्योंकि पौधे केवल गैसीय अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं जो फैलकर बाहर निकल जाते हैं, तीसरा वे अपने वानस्पतिक भागों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं, और चौथा क्योंकि पौधे में परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। जबरदस्त प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर करना है। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में देखो फिर से पढ़ा हूँ। पहला है क्योंकि पौधे
अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन नहीं करते। दूसरा, क्योंकि पौधे केवल गैसीय अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं और जो फैलकर बाहर निकल जाते हैं। तीसरा, वे अपने वानस्पतिक भागों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। और चौथा, क्योंकि पौधे में परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वे अपने वानस्पतिक भागों के माध्यम से क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो आपका स्तनधारियों में वृक्क की तरह पौधे में परिभाषित उत्सर्जन तंत्र का अभाव पाया जाता है, क्योंकि आपका पौधे अपने वानस्पतिक भागों के माध्यम से क्या करते हैं जी, उत्सर्जन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पौधे मुख्य रूप से अपने रंध्रों के माध्यम से ऑक्सीजन और CO2 जैसे गैसीय अपशिष्ट का क्या करते हैं, आपका उत्सर्जन करते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो वे अपने वानस्पतिक भागों के माध्यम से क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ठीक है जी, इसी कारण स्तनधारियों में वृक्क की तरह पौधे में परिभाषित उत्सर्जन तंत्र का क्या होता है, अभाव होता है। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्न जीव अपने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का उत्सर्जन किस प्रकार करता है। ये जो आपका जीव दिया है, ये अपने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का उत्सर्जन किस प्रकार करता है। स्त्राव द्वारा, रिक्तिकाओं में क्रिस्टल जमा करके, या सामान्य विसरण द्वारा, या उत्सर्जी रिक्तिकाओं के माध्यम से बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, ये जो आपको डायग्राम में एक जीव दिख रहा है, ये अपने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का उत्सर्जन किस प्रकार करता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन देखो, स्त्राव द्वारा रिक्तियों में क्रिस्टल जमा करके, या आपका सामान्य विसरण द्वारा, या आपका दिया गया है कि आपका उत्सर्जी रिक्तिकाओं के माध्यम से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्सर्जी रिक्तिकाओं के माध्यम से। किसके माध्यम से जी, उत्सर्जी रिक्तिकाओं के माध्यम से। सबसे पहले चीज़ तो आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में आपको पैरामीशियम। ठीक है, ये क्या है जो आप लोग देख रहे हो, ये क्या आपका पैरामीशियम है। क्या है, पैरामीशियम। चित्र में आपको आप जो देख रहे हो वो क्या आपका पैरामीशियम है। ठीक है, और ये जो आपका पैरामीशियम है, ये एक कोश की जीव है। कैसा जीव है जो आपका एक कोश की जीव है। कैसा जीव है, एक कोश की जीव है। ध्यान रखना है, जो आमतौर पर मीठे पानी के वातावरण में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना, जो आमतौर पर आपका मीठे पानी के वातावरण में पाया जाता है। और पैरामीशियम अपना उत्सर्जन है वो रिक्तिकाओं के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है, रिक्तिकाओं के माध्यम से। तो निम्न जीव अपने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का उत्सर्जन किस प्रकार करता है। इसका सही आंसर उत्सर्जी रिक्तिकाओं के माध्यम से। निम्न जीव मतलब ये आपका जो पैरामीशियम दिख रहा है, इसी की बात हो रहा है। तो पैरामीशियम है, ये एक कोशिकीय जीव है। ये अधिकतर आपका मीठे पानी के वातावरण में पाया जाता है। और पैरामीशियम अपना उत्सर्जन रिक्तिकाओं के माध्यम से करता है। ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसके बीच होती है, न आयनिक न ही संयोजक यौगिक। दूसरा आयनिक यौगिक, तीसरा सहसंयोजक यौगिक, और चौथा आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के यौगिक। आपको बताना है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसके बीच होती है, न आयनिक और न ही सहसंयोजक यौगिक। दूसरा आयनिक यौगिक, तीसरा सहसंयोजक यौगिक, और चौथा आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के यौगिक। जबरदस्त प्रश्न है ये भी। क्या बोला जा रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसके बीच में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आयनिक यौगिक। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, आयनिक यौगिक। ठीक है, आयनिक यौगिकों के बीच द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो आयनिक यौगिक दो नए यौगिक बनाने के लिए अपने आयनों का क्या करते हैं जी, आपको आदान प्रदान करते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक। ठीक है, और मैंने बताया कि आयनिक यौगिकों के बीच द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो आयनिक यौगिक दो नए यौगिक बनाने के लिए अपने आयनों का क्या करते हैं जी, आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसके बीच में होती है, तो आपको आयनिक यौगिक के बीच में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बताना है जो बेकिंग सोडा है उसको गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। और बेकिंग सोडा को आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है ना जी, इसी को आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। हमारा क्वेश्चन ये था कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस तत्व के गुणधर्म समान हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोरीन, पोटेशियम और कोबाल्ट और आपका
बोरान और सिलिकॉन। बताना है न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस तत्व के गुणधर्म समान हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बेरिलियम और मैग्नीशियम। ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के बाद समान गुण वाले तत्व आते हैं। ठीक है, न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था और उन्होंने बोला था, क्या बोला था कि प्रत्येक आपका उन्होंने न्यूलैंड ने क्या बोला था कि प्रत्येक 8वें तत्व के बाद समान गुण वाले तत्व आते हैं। न्यूलैंड का कहना था कि प्रत्येक 8वें तत्व के बाद समान गुण वाले तत्व आते हैं। ठीक है, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणधर्म समान है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुण समान होते हैं क्योंकि वे दोनों समूह 2 से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? समूह 2 से। दोनों आपका समूह 2 से संबंधित है और न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। और ये आपका न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं जी। ठीक है, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका सही आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या बोलते हैं, मैंने बता ही दिया आप लोग को कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के बाद समान गुण वाले तत्व आते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक बंधन है? ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, मीथेन। बताना है किसमें आपका 7 सहसंयोजक बंधन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका एथेन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन में आपका 4 सहसंयोजी बंध होते हैं। 4 संयोजक बंध होते हैं। ठीक है, किसमें? मीथेन में। अगर मैं बात करता हूं आपका प्रोपेन में 8 होता है। ब्यूटेन में कितना होता है आपका? 10 होता है। ठीक है, ब्यूटेन में 10 होता है, आपका प्रोपेन में 8 होता है ना, और मीथेन में आपका 4 होता है। लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक बंध होता है? इसका सही आंसर आपका एथेन हो जाएगा। एथेन में आपका 7 सहसंयोजक बंधन होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बूझे चूने सॉल्ड लाइम के विलयन से दीवारों की पुताई या सफ़ेदी करने से 2 से 3 दिन पश्चात इसमें से कौन सा यौगिक निर्मित होता है जो दीवारों को चमकदार परिष्करण प्रदान करता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम डाइऑक्साइड। जबरदस्त प्रश्न है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है इसके सही आंसर आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जबरदस्त प्रश्न है, थोड़ा सर्च करिएगा। देखो एक बार सुन लो। बूझे चूने के विलयन के दीवारों की पुताई या सफ़ेदी करने के 2 से 3 दिन पश्चात इनमें से कौन सा यौगिक निर्मित होता है जो दीवारों को चमकदार परिष्करण प्रदान करता है? ऑप्शन दिया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौथा कैल्शियम डाइऑक्साइड। आप लोग के लिए होमवर्क है, इसके आंसर को मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। आगे बढ़ते हैं। धावन सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? यह क्षारीय प्रकृति का होता है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यह उदासीन होता है, या बताना है आपको यह उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ठीक है, बताना है जी धावन सोडा के बारे में। धावन सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या है बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या क्या ऑप्शन है देखो एक बार पुनः पढ़ रहा हूँ। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, और दूसरा यह अम्लीय प्रकृति का होता है, तीसरा यह उदासीन होता है, और चौथा यह उभयधर्मी प्रकृति का होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धावन सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या होता है जी? क्षारीय प्रकृति का होता है। धावन सोडा है ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। इसे आपका सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आपका सोडियम कार्बोनेट। इसे आपका सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, याद रखना है। और इसका रासायनिक सूत्र की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? Na2CO3 हो जाएगा। और ये जो आपका धावन सोडा है ना, ये आपका पानी में घुलने पर क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, पानी में घुलने पर क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। किसका? क्षारीय विलयन का। पानी में घुलने पर क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3, जिसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, और ये क्षारीय प्रकृति का होता है, जो पानी में घुलने पर क्षारीय विलयन प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम धात्विक गुण प्रदर्शित करता है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा तत्व अधिकतम धात्विक गुण प्रदर्शित करता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका गैलेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? गैलेनियम। ठीक है, इसमें आयनीकरण ऊर्जा कम होती है, इसमें विद्युत ऋणात्मक क्षमता भी क्या होती है? कम होती है। गैलेनियम में आपका क्या? विद्युत ऋणात्मक क्षमता
विद्युत ऋणात्मक क्षमता क्या होता है, इसमें आपका कम होता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है इसमें आयनीकरण ऊर्जा भी कम होती है। इसमें आपका आयनीकरण ऊर्जा भी क्या होता है, आपका कम होता है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा तत्व अधिकतम धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। ये चारों ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आपका गैलेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, गैलेनियम। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल के तापन प्रभाव के सूत्र को किस रूप में निरूपित किया जाता है। विकल्पों में H उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित करता है, और I चालक के माध्यम में प्रवाहित धारा है, और R प्रतिरोध है, और T समय अवधि है। बता दिया है फार्मूला में आपका। ऑप्शन दिया गया पहला H इक्वल टू VIR, दूसरा H इक्वल टू QIT, और तीसरा H इक्वल टू I²RT। ये क्या है आपका I²RT है। ठीक है, और चौथा क्या आपका H इक्वल टू VLT। बताना है कि जूल के तापन प्रभाव के सूत्र को किस रूप में निरूपित किया जाता है। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, H इज इक्वल टू I²RT। ठीक है, H इज इक्वल टू क्या होता है आपका I²RT। H इज इक्वल टू कितना होता है जी, I²RT, जिसमें से बोला गया है, देखो यहाँ पास H क्या है, उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित करता है। H आपका उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित कर रहा है, और I क्या है आपका, चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा है I, है ना। और R क्या है जी आपका, R आपका प्रतिरोध है, ठीक है। और T क्या है जी आपका, T क्या है आपका, समय अवधि है। क्या है आपका, समयावधि है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो जूल के तापमान प्रभाव के सूत्र को किस रूप में निरूपित किया जाता है, H इज इक्वल टू I²RT। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सब क्वेश्चन, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। धारा के परिमाण में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में परिवर्तन, धारा की दिशा में परिवर्तन। ऑप्शन दिया है पहला दोनों 1 और थर्ड, और दूसरा केवल 1, तीसरा केवल थर्ड, और चौथा दोनों 2 और 3। तो किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केवल थर्ड, है ना। इसका सही आंसर आपका केवल थर्ड, मतलब आपका धारा की दिशा में परिवर्तन। किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बदलकर बदला जा सकता है। तो इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, और किसी विद्युत धारावाही चालक पर जो बल की दिशा है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है जी आपका, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा दिया जाता है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इसका सही आंसर धारा की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, इसका सही आंसर आपका धारा की दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। आपका किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बदला जा सकता है। और मैंने बताया किस नियम के अनुसार, तो आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, केवल 3। चलो आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर तथा विद्युत धारा की दिशा के लंबवत। दूसरा, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत। तीसरा, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर। और चौथा, विद्युत धारा की दिशा के समानांतर और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत। ये सब आप लोग ने पढ़ा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है, ये आपको याद रखना है, रट लेना है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है, तो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या है। सभी को पता होगा, सबने पढ़ा होगा। पहला ऑप्शन है P = F, दूसरा P = 1/F, तीसरा P = 1/F, और चौथा P@F। तो लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या होता है, P = 1/F होता है। क्या होता है, P = 1/F होता है। तो इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। P = क्या हो जाएगा आपका, P = आपका 1/F, मतलब सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या है, तो P = क्या होता है जी आपको 1/F होता है। आगे बढ़ते हैं।
ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न था, ये आज हमारा लास्ट प्रश्न था। होपफुली आज के इस क्लास को आप लोग को समझ में आया होगा आप लोग को आज का इस क्लास। और ये अगर वीडियो ये क्लास आपको पसंद आया तो निश्चित ही इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पुनः साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। मैं रोज़ इस चैनल में साइंस के प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन ज्योग्राफी और जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्लासेस उसको अपलोड करता ही रहता हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।